हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आरओ 2016 का मेंस पेपर हमारे पास है, जो ये कंडक्ट हुआ है 22 दिसंबर 2020 को। ये काफ़ी समय इस वजह से लगा क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। 2016 का पेपर पोस्टपोन हो जाता है, 2016 का प्रीलिम्स होता है, फिर यहाँ पर आपका 20 सितंबर को 2020 में, और फिर फाइनली मेंस पेपर ये हो रहा है 22 तारीख को। 22 तारीख को पेपर हुआ है आपका जीएस पेपर, और उसके बाद ये आलेखन का और ये सामान्य हिंदी आलेखन का पेपर होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हिंदी का पेपर होता है, और कल पेपर होगा 23 तारीख को सुबह निबंध का। 2020 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरओ की, उत्तराखंड में यूपी पीसीएस में लगभग सेम पैटर्न रहता है। आप इसको देखिएगा, आरओ 2020 2021 के लिए जो लोग देख रहे हैं, आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बारीक तौर पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, और फाइनली पेपर भी देखेंगे ऊपरी तौर पर कैसे इसको सॉल्व करना था। जो ये पहला हमने आपको बताया था 21 नंबर वाला अंश, ये थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल कहने का मतलब है कि इसमें जो 12 नंबर वाले सवाल होते हैं, इसमें आपका लेखन अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अवतरण में रेखांकित अंश में जो ये किए गए हैं, ये 4-4 के 3 पूछे जाते हैं। जैसे पहला रेखांकित है, दीर्घकालिक दृष्टियां उपलब्ध हैं और प्रायः आदर्शों से आक्रांत रहती हैं, निषेधात्मक रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, व्याख्या वाले पार्ट में हमको सवाल का जवाब देने की कोशिश करनी होती है कि अगर जो ये रेखांकित है वो अगर कह रहा है कि यह समस्या है, अगर निदान सुझाया गया है इस पैराग्राफ में, तो उसी हिसाब से फिर हम उसका निदान भी बताते हैं। और समस्या क्या है, जैसे दीर्घकालिक दृष्टियां में जो दोष बताया जा रहा है, ये दोष क्यों है, वो बताते हैं। व्याख्या जो है रेखांकित अंश की अधिकतम 5 गुना हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं करना होता है। ये सब चीज़ें बारीकी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे हमारे पास, 150 करीब मेंबर्स रहे हैं आरओ 2016 की तैयारी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की परफॉर्मेंस कैसी रही है और आपका पेपर कैसा हुआ है। उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर देना था, 3 मार्क्स का ये आता है, और सारांश लिखने को आता है 6 नंबर का। इसकी लगातार हमने प्रैक्टिस करवाई है। 9 टेस्ट सीरीज विद सॉल्व्ड पेपर हमने दिया है, मॉडल पेपर को सॉल्व करके भी दिया है, और उस पर चेकिंग भी हुई थी हर एक मेंबर के जिसने लिखा था अपना आंसर लिखा था, और उनको फीडबैक दिया गया है वहाँ पर उन्हीं कॉपी पर पीडीएफ फॉर्म में। आगे भी हम लोग करेंगे आरओ 2020 के लिए। टैबलर फॉर्म में ये लिखा जाता है, सारणी रूप में सार लेखन करना होता है, ये हमने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और वैसे हमने जो 9 पेपर आपको करवाए थे, उसके अतिरिक्त 1-2 और प्रैक्टिस करवाई थी। इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी थी कि सारणी आराम से इसमें आप लोग बना सकते हैं। 15 में से कितने नंबर मिलते हैं सभी को, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपने जो है हमारे हिसाब से बनाया होगा और ठीक ठाक आपने सारणी बना ली होगी, इधर उधर कटिंग नहीं की होगी, तो आपको ठीक नंबर इसमें मिल सकते हैं। 24 नंबर के ड्राफ्टिंग वाला जो पार्ट होता है, इसमें सब में आप देखेंगे, गौर करेंगे कि लिखित प्रारूप लिखित प्रारूप लिखित प्रारूप पूछा गया है, कहीं भी प्रारूप की रूपरेखा बनाने को नहीं आया है। इसका मतलब पूरा उदाहरण आपको इसमें तैयार करके जाना था। हमने लगातार प्रैक्टिस करवाई शासकीय पत्र की। मैंने आपको बताया था शासकीय पत्र इस बार का बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है। कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर पूछा गया है, और अंतर भी हमने इसमें करवाया हुआ है। लिखित प्रारूप आपको परिपत्र का देना था। अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखित प्रारूप बनाइए, इसमें बनाना था। हमने अनुस्मारक के बारे में बताया कि कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं है, किसी भी शासकीय पत्र को आप अनुस्मारक का रूप कैसे दे सकते हैं, ये हमने आपको पेड ग्रुप में बताया हुआ है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना था, टू द पॉइंट आपको इसमें आंसर करना था। और जो लिखित प्रारूप आपने बनाया है, उसमें पूरा पूरा आपको ड्राफ्टिंग के जो भी रूल्स होते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार फॉलो करती है, उसको करना था लेटेस्ट के हिसाब से। उसी हिसाब से आपके नंबर होंगे। उसके बाद आप देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पीडीएफ दी थी, सारे के सारे शब्द उसी से आए हैं, और जो मैंने यहाँ पर कटिंग ली है अपनी पीडीएफ में से ली है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है, बशर्ते आप वही लिखें जो पारिभाषिक रूप में मान्य होता है। जैसे परमिट है, परमिट में देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि क्या 2 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है कि अगर कोई भी शब्द नाउन और वर्ब यानी कि क्रिया और संज्ञा दोनों रूप में प्रयुक्त होता है, तो आपको क्रिया का फॉर्म उसका और संज्ञा का दोनों लिखना चाहिए। जैसे परमिट है, परमिट अगर संज्ञा के फॉर्म में है यानी कि नाउन के फॉर्म में, जैसे कुछ ऑटोमोबाइल्स के परमिट लेने होते हैं ऑटो टेम्पो के, तो वो अनुज्ञा पत्र होता है। ठीक है, परमिट अनुज्ञा पत्र होता है। और अगर परमिट हम वर्ब के फॉर्म में यानी क्रिया के फॉर्म में अगर यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है अनुज्ञा प्रदान करना। ठीक, उसके बाद सेल का प्रकोष्ठ होता है, प्रकोष्ठ जिन्होंने लिखा है उनका सही है। रैंक का पदानुक्रम या श्रेणी हो जाएगा, जिन लोगों ने स्थान भी लिखा है मेरे हिसाब से ठीक है। वैसे पदानुक्रम या श्रेणी आपको लिखना चाहिए था यहाँ पर। ड्यू डेट का मतलब नियत तिथि होता है। सरप्लस का मतलब अधिशेष होता है। उसके बाद आप देखेंगे परियोजना का प्रोजेक्ट। ठीक है, परियोजना का प्रोजेक्ट आसानी से हम लोग इतनी जीएस पढ़ते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट के ईयर याद रखने होते हैं। उसके बाद प्रक्रिया का प्रोसेस या प्रोसेसिंग, दोनों सही मान लिए जाएंगे मेरे हिसाब से। छूट देने का डिस्काउंट होगा, और भर्ती करने का रिक्रूट होगा, और गुणवत्ता का हो जाएगा क्वालिटी। यहाँ पर ज़्यादा कोई कठिन नहीं था।
अगर हम देखें परमिट को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं था जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज़ ना करते हो आजकल, काफ़ी आसान थे। मुहावरे हमने अपनी ही कटिंग से लिए हैं। मुहावरे हमने आपको बड़ी पीडीएफ दी थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी पीडीएफ से नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने 10 पन्ने के नोट्स पढ़े हैं, जाहिर सी बात है कि आपको मुहावरे रह गए होंगे। अर्थ ये हमने लिखे हैं जो हमारी पीडीएफ में दिए हुए हैं। वाक्य प्रयोग अप्लाइड है, हमने आपको कई सारे टेस्ट सीरीज करवाए हैं। वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, लंबा वाक्य प्रयोग सही होता है कि छोटा, कैसे करते हैं, क्या उपयुक्त अर्थ उसमें निकल कर आना चाहिए, सबकी हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कंप्यूटर में भी हमारे नोट्स से हैं सब कुछ। नोट्स थोड़े बड़े बड़े जरूर थे हमारे। नोट्स हमारे 90 पेजेस के आसपास के थे, लेकिन जो है सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें आ गए हैं। एक्सएमएल आप देख लें, एक्सएमएल का भी पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और इसका जो है उपयोगिता क्या है, उपयोगिता भी यहाँ पर आप लिख सकते थे। देखें, अगर आप देखें तो कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है, क्योंकि एआरओ में जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो ओ लेवल मांगी जाती है, और ओ लेवल के छात्र जो हैं इन सब टर्मों से, इन सारी जो टर्म्स दिए हुए हैं, इन सभी से अच्छी तरीके से दो चार होते हैं और इनके बारे में दो चार लाइन जरूर लिख सकते हैं। हालांकि आरओ के लिए जो लोग सिर्फ कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और इसकी उपयोगिता क्या है कि ये एचटीएमएल से ज़्यादा कस्टमाइजेबल होता है और एचटीएमएल से पहले से डिफाइन किए गए टैग्स का उपयोग करता है। वहीं एक्सएमएल आप खुद से नए टैग बना सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसलिए इसे एक्सटेंसिबल लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद बायोस क्या है, बायोस के बारे में भी हमारी पीडीएफ में दिया था। बायोस कंप्यूटर सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। बायोस पीसी फर्मवेयर का एक प्रकार है और पीसी की बूटिंग प्रोसेस की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको बायोस नहीं भी पता था, थोड़ा बहुत लैपटॉप आप यूज़ करते हैं, तो कभी ना कभी आपके में बायोस सेटअप का नोटिफिकेशन जरूर आता होगा। ठीक है, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम आप नहीं भी लिख पाए तो इसकी मतलब कि क्या है ये तो पता लगा ही लेंगे ना, मतलब कि ये पीसी के ऑन होने पर शुरू होने वाला सॉफ्टवेयर है। जब पीसी ऑन करते हैं तो आपको दिखाता है बायोस सेटअप। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर, रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और ये कॉन्फ़िगर करता है। उसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है। ठीक, एक बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा था कि गूगल द्वारा भारत में डिजिटल भुगतान सेवा हेतु प्रारंभ की गई नई ऐप कौन सी है। तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी इसको बताने में कि ये गूगल पे है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा था। इसमें वन वर्ड क्वेश्चन है, गूगल द्वारा भारत में डिजिटल भुगतान सेवा हेतु प्रारंभ की गई एप्लीकेशन का नाम आपको बताना था। आपने गूगल पे अगर लिखा तो आपका सही होगा। उसके बाद जीपीआरएस का फुल फॉर्म है। जीपीआरएस का फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। सामान्य पैकेट रेडियो सेवाएं जीएसएम नेटवर्क के लिए विकसित एक नॉन वॉइस हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग सिस्टम है। यह एक पैकेट अलाइंड वायरलेस संचार सेवा है जो 3G और 2G सेल्युलर ट्रांसमिशन नेटवर्क पर एक मोबाइल सिग्नल प्रसारित करती है। उसके बाद सीडी रोम पूछा। सीडी रोम हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पर सीडी रोम क्या है आपसे पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म और क्या है ये बेसिकली आप बता सकते थे। तीन लाइन में, 2 लाइन में मैक्सिमम। कोई भी कंप्यूटर क्वेश्चन इतना डीप या इतना कोर कंप्यूटर से नहीं पूछा गया है जो एक जनरली CCC क्वालिफाइड व्यक्ति ना कर सके। आरओ 2020 यूपीपीसीएस के जो लोग एस्पिरेंट हैं, समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, वो हमारे पेड रूप से चाहे तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज फ्री प्लेलिस्ट से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ तैयारी कर सकते हैं। आरओ 2020 की जीएस का पेपर आप देखिएगा, ये पेपर हो गया, कल निबंध का देखिएगा, मेंस का और प्रीलिम्स के भी सारे पेपर हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आप देखिएगा कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है समीक्षा अधिकारी पद तक पहुंचने के लिए और कट ऑफ्स को क्लियर करने के लिए। और बाकी पेड ग्रुप मेंबर्स अगर यहाँ पर कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उनका कोई भी कमेंट हटाया नहीं जाएगा। जो भी ऑनेस्ट फीडबैक हमारे पेड ग्रुप के बारे में आप देना चाहते हैं, 50-55 दिन जो भी आयोग ने दिए थे प्रीलिम्स के बाद, उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप कितनी तैयारी कर पाए हैं, आप ऑनेस्टली यहाँ पर कमेंट करके बाकियों को बताइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।